Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to do lesson 2's part 2 and the topic we are going to cover is 2.5 development of catalog codes. अभी के टाइम पे हमारे पास कैटलॉग कोड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, जिससे हम कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं या फिर ऑनलाइन कैटलॉग्स बनाते हैं. तो उन कैटलॉग कोड्स का इनिशियलाइजेशन कैसे हुआ, पहले किस टाइप के कैटलॉग कोड्स थे, कौन कौन से थे, उन सब के बारे में अब हम देखेंगे. किसने इन सब का स्टार्ट करवाया था, इनिशियलाइजेशन दिया था, फर्स्ट स्टेप रखा था. तो इन सब से करते करते हम आज के मेन कैटलॉग कोड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वुड बी, आपको बताना है कि 2 मोस्ट यूज्ड कैटलॉग कोड्स ऑफ दिस एरा, इनके नेम्स बताने हैं आपको. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कैटलॉग कोड्स थे आपके, वो आपके 19th सेंचुरी से मेकिंग ऑफ कैटलॉग कोड स्टार्ट हो गया था ऑफिशियली. पर इसका इनिशियलाइजेशन या फिर इसका इनिशिएटिव किसने रखा था, वो हुआ था 17th सेंचुरी के एकदम बिगिनिंग में सर थॉमस बोर्डले के साथ. सर थॉमस बोर्डले ने क्या किया था, लेट्स सी हियर. सर थॉमस बोर्डले जो 17th सेंचुरी में उन्होंने एक कैटलॉग कोड निकाला था, किसके लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए. और इसमें उन्होंने दिखाया था क्लासिफाइड अरेंजमेंट, मतलब उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑथर इंडेक्स को क्या किया था, सरनेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया था. फिर नेक्स्ट पर्सन आते हैं हमारे पास, जिन्होंने क्या फर्स्ट एडवोकेट किया था एंट्रीज़ के लिए टू बी प्रिपेयर्ड अंडर सरनेम्स. आपको इन पर्सन का नाम बताना है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे होगा. इसका आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में मिलेगा. इफ़ यू हैव वॉच्ड इट यू कैन कमेंट इट राइट नाउ. जो नेक्स्ट पर्सन आते हैं इसमें, जो फेमस पर्सन आते हैं वो है फ्रेडरिक रोस्टगार्ड. इन्होंने क्या किया था, 1697 के टाइम पे उन्होंने एक चीज़ पब्लिश करी थी, वो था डिस्क्लोजर ऑन अ न्यू मेथड फॉर सेटिंग अप अ लाइब्रेरी कैटलॉग. इन्होंने एक न्यू मेथड लाइब्रेरी कैटलॉग को सेटअप करने के लिए 1967 में पब्लिश किया था. और उन्होंने किस चीज़ के लिए फर्स्ट एडवोकेट किया था या एडवाइस किया था, वो था सब्जेक्ट अरेंजमेंट इन लाइब्रेरी कैटलॉग. यानी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से तो अरेंज कर रहे हो, पर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी लाइब्रेरी कैटलॉग्स को बनाओ और अरेंज करो. इस टाइम पे फ्रांस ने नेशनल कैटलॉग कोड बनाना शुरू कर दिया था. 1797 में उसने पाथ ऑफ मेकिंग नेशनल कैटलॉग कोड स्टार्ट हो चुका था फ्रांस में. फिर डिफरेंट रूल्स जो थे टाइटल पेज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए कोड्स में आने लगे. अब हर जगह से क्या हुआ, हर स्टेट से या फिर हर जगह से जहाँ पे लाइब्रेरीज थी और लोगों को अपने कैटलॉग्स बनाने थे, वहाँ पे से कई तरीके के कैटलॉग कोड्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया. पर अब हर जगह से जब डिफरेंट कैटलॉग कोड्स डेवलप होने लगे तो सब में कुछ कुछ डिफरेंस था. कुछ में कहीं पे कोई टाइटल को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हो, कुछ सब टाइटल को इम्पोर्टेंस ना दे रहा हो, या फिर कोई किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हो, किसी चीज़ को पार्शियल इम्पोर्टेंस दे रहा हो. इस तरीके से ड्यू टू डिफरेंस, क्योंकि एग्जैक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स नहीं आ रहे थे हर जगह और सेम यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं हो रही थी कैटलॉग कोड्स में, इसीलिए कई जगह पर हमें डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली कैटलॉग कोड्स में. तो अब हम क्या करेंगे, कई कैटलॉग कोड्स को पढ़ेंगे और किसने उन्हें डेवलप किया था हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और वो कहाँ पे डेवलप हुए और वो अब क्यों नहीं फॉलो होते हैं. इन सब रीजंस को अब हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स. दे वर डेवलप्ड इन 1841. इनको हम रूल्स फॉर कंपाइलिंग बुक्स, मैप एंड म्यूज़िक इन द ब्रिटिश म्यूज़ियम के नाम से भी जानते हैं. ब्रिटिश म्यूज़ियम के पास एक बहुत लार्ज कलेक्शन था बिकॉज इट वाज अ रॉयल लाइब्रेरी. तो उसके पास अबाउट 5 लाख बुक्स का कलेक्शन था. अभी के टाइम से हम देखें तो उस टाइम के हिसाब से ये बुक का कलेक्शन बहुत लार्ज था, क्योंकि पहले बुक्स इतनी नहीं होती थी लोगों पे.
और इतना एक्सेस भी नहीं होता था लोगों पे ताकि वो पढ़ पाए इन सब चीज़ों को। देन व्हाट हैपेंड, अ पर्सन नेम एंथनी पैनेजी, इनको क्या बनाया गया, जनरल अल्फ़ाबेटिकल ऑथर कैटलॉग का की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी इनको ब्रिटिश म्यूज़ियम में। फिर इन्होंने क्या किया, इस कैटलॉग को डेवलप करने के लिए, अच्छे से सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जिनको बोला गया ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉगिंग रूल्स और पैनेजीज़ 91 रूल्स। ये किस वजह से आए थे, इनको पहले उन्होंने प्रपोज़ किया 1837 में, फिर इन रूल्स को एक्सेप्ट किया गया 2 साल बाद 1839 में, और पब्लिश किया गया फिर से 2 साल बाद 1841 में। देन एंथनी पैनेजी अकेले नहीं थे, उन्होंने एडवर्ड एडवर्ड्स, J.W. जोन्स, J.H. पायरी एंड थॉमस वॉट्स के साथ पहले कुछ रूल्स बनाए। ये रूल्स क्या थे, अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग को प्रमोट करने के लिए और इससे अरेंजमेंट करने के लिए इन द ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो वो रूल्स बनाए थे कि कैटलॉग कोड्स को हम कैसे अरेंज करेंगे और कैसे फॉर्म करेंगे। तो कैटलॉग कोड उन्होंने बनाए थे विच वर 79 रूल्स जब वो इनिशियल स्टेज पे था, पर उन्हें बाद में 1841 में 91 रूल्स में एक्सपैंड कर दिया था। जो कैटलॉग कोड पैनेजी ने दिया था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश म्यूज़ियम के लिए इंटेंडेड था, और एडिशन ऑफ द कैटलॉग हैड मेनी ओमिशंस, यानी जो पहले के स्टेजेस थे, फर्स्ट एडिशन था कैटलॉग कोड का इस वाले, वो बहुत सारी गलतियाँ थी उसमें से, तो कई सारी चीज़ें हमने उसमें से ओमिट कर दी थी, यानी निकाल दी थी। इस वजह से, क्योंकि मतलब निकाली क्यों गई थी, क्योंकि वो कई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटिश म्यूज़ियम को फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी, तो ये जो पैनेजीज़ रूल्स थे वो पार्शली अप्लाइड हुए थे वहाँ पे। ओके, फिर क्या हुआ, अ गार्ड बुक कैटलॉग विद एंट्रीज कॉपीड ऑन द स्लिप्स माउंटेड ऑन टू द पेजेस ऑफ लार्ज रजिस्टर वॉज डिवाइस्ड। एक रजिस्टर पे कैटलॉग जितने भी बने थे उन सब की कॉपी स्लिप्स को क्या किया, पेस्ट किया गया उनके पेजेस पे, रजिस्टर पे। तो इसकी वजह से अबाउट 150 वॉल्यूम्स ऑफ कैटलॉग इन 1951 क्या हुए थे, जनरेट हो गए थे, क्योंकि हमारे पास कलेक्शन भी तो कितना था, 5 लाख बुक्स का। नाउ पैनेजी ने क्या दिया था, इसका आपको मेन ये याद रखना है कि पैनेजी ने डिवाइस किया था, एडवोकेट किया था फॉर ऑथर कैटलॉग। तो ऑथर कैटलॉग जो था वो यूज़र का बेस्ट अप्रोच था किसी बुक तक जाने के लिए, क्योंकि यूजुअली हम या तो टाइटल से बुक को याद रखते हैं या फिर ऑथर से बुक को याद रखते हैं, पर मेनली अगर ऑथर अच्छा लगे तो हम उसकी और बुक्स को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑथर कैटलॉग को पैनेजी ने बहुत वो किया, प्रमोट किया, जिसकी वजह से वो यूज़र की बेस्ट अप्रोच बनी। फिर उन्होंने बताया ही डिवाइस्ड ऑथर कैटलॉग विद एन इंडेक्स ऑफ मैटर। अब उन्होंने इंडेक्स ऑफ मैटर किससे बना दिया, ऑथर कैटलॉग से बना दिया। ब्रिटिश म्यूज़ियम के जो कैटलॉग कोड थे उन्होंने कुछ मोनेस्टिक लाइब्रेरीज़ के प्रैक्टिसेस को भी इनकॉर्पोरेट किया था अपने अंदर। अब वो चीज़ कहाँ पे देखी जाती है, ब्रिटिश कैटलॉगिंग रूल्स, ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉगिंग रूल्स की कई चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं, किसमें, ACR2 के रिवाइज्ड वर्जन में, जो कि इसमें हुआ था 1988 में। नाउ ब्रिटिश म्यूज़ियम के जो कोड्स हैं वो पैनेजी के रूल्स को अभी भी फॉलो करते हैं। उसमें से कुछ 91 रूल्स अडॉप्ट किए गए थे बाय ब्रिटिश म्यूज़ियम, जो 1887 तक फुलफ़िल करे गए हैं, मतलब कम्प्लीटली यूज़ करे गए हैं। बट 41 उन्हें हमने कब कर दिया, 1936 का जो एडिशन आया था इनकी कैटलॉग कोड का, उसमें इन्होंने 41 रूल्स कर दिया था। वो ब्रिटिश म्यूज़ियम के जो रूल्स थे कैटलॉग के, वो सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करते हैं, एंड विच आर enable the user to ascertain the availability of book of his her choice in a library। यानी आप क्या कर रहे हो, एक यूज़र को आप बता सकते हो कि वो एबल है, मतलब आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूज़र आया है तो अपनी चॉइस की बुक को अपने आप अवेल कर सकता है और अपने आप उसके पास पहुंच सकता है। और फिर रिवील द कलेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी अंडर एन ऑथर इन एडिशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द वर्क। ब्रिटिश म्यूज़ियम का मेन फोकस ये है कि आप एक ऑथर के नेम से उसके एडिशन और उसी के मॉडिफिकेशन ऑफ वर्क से आप या पूरी लाइब्रेरी में जितनी कलेक्शन है उसे रिवील कर पाएँ,
ये उसके कैटलॉग का बेसिकली क्या है, फंक्शन है। द रूल्स व फर्स्ट थॉरो कोड एवर ड्रॉन अप। ये जो पैनेजी के रूल्स थे कैटलॉग कोड के, ये टेक्निकली देखा जाए द फर्स्ट रूल्स थे, एक कंप्लीट कोड था जो कभी पहली बार ड्रॉन अप किया गया था यानी बनाया गया था। तो हम कैटलॉग कोड का ऑफिशियल टाइटल कैसे दे सकते हैं, किसने स्टार्टिंग करी है डेवलपमेंट की, कंप्लीट कैटलॉग कोड्स की, एंथनी पैनेजी ने। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन विच इज़ चार्ल्स सी जेवेट कोड 1852। ये हमारा सेकंड कैटलॉग कोड है। अब हम इसके बारे में जानेंगे। जो चार्ल्स सी जेवेट थे वो लाइब्रेरियन थे, कहाँ के लाइब्रेरियन थे, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के, और उन्होंने पब्लिश किया था 1852 में ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटलॉग्स ऑफ लाइब्रेरीज एंड देयर पब्लिकेशन by means of separate stereotype titles and rules and example. So इस पूरी बुक के टाइटल का मेन पर्पज़ ये था कि हम कैटलॉग कोड्स को बनाएं लाइब्रेरी और उसकी पब्लिकेशन के ऊपर बाय स्टीरियोटाइप्ड टाइटल्स, यानी ऐसे टाइटल्स जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, विद रूल्स एंड एग्जाम्पल। और चाहते थे एक नेशनल यूनियन कैटलॉग को डेवलप करना फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। इन हिज रिपोर्ट ज्वेट का मानना था, चार्ल्स ज्वेट का मानना था कि लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, मिनिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए, जो नेसेसरी है वही। और चार्ल्स प्रेफर करते थे अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग जैसे पैनेजी करते थे, और उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्शलाइजेशन आता है विच इज़ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है कॉर्पोरेट बॉडी के कैटलॉग्स बनाने के लिए। फिर स्यूडोनिम्स के कैटलॉग्स के जितने भी वर्क होते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस, और मेनली जितने भी इन्यूमरेटिव हमारे कैटलॉग्स बनते हैं अलग अलग टाइप के, उन सब का कॉन्सेप्ट जो था वो चार्ल्स सी ज्वेट ने दिया था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी लीगलिस्टिक अप्रोच रही है टू सॉल्व एवरी कैटलॉगिंग प्रॉब्लम टू बिकम एन्यूमरेटिव वन। जितने भी चार्ल्स यूनियन कैटलॉग बनाने का वो था, एम था, एक प्लान था, उसकी वजह से उन्हें कई तरीके की कैटलॉगिंग प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया है इस दौरान। और उनकी सेकेंड एडिशन जो आई है, ज्वेट्स रूल्स, was published in 1853 with 33 rules. So ये थी चार्ल्स सी कैटलॉग कोड 1852 की स्टोरी। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कटर्स रूल के। कटर ने भी अपने कैटलॉग कोड्स को दिया, एंड नाउ वी विल सी व्हाट्स द कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो कार्ल जैमी कटर को पब्लिक लाइब्रेरीज पे एक रिपोर्ट बनाने को कही, किसने, यूएस ब्यूरो ऑफ एजुकेशन ने। फिर उस रिपोर्ट को 2 पार्ट्स में पब्लिश किया गया, किसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो तो रिपोर्ट थी, एंड सेकंड पार्ट जो था वो था डिक्शनरी कैटलॉग के रूल्स का। अब इन रूल्स को पब्लिश तो किया गया और इन्हें कंसिडर किया गया एज अ एपोच मेकिंग इंसिडेंट इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। ये रूल्स कई लोगों के इन्फ्लुएंस से बनाए गए थे, जैसे पैनेजी, ज्वेट, पर्किंस, पूल। इन सब के कैटलॉग कोड्स को ऑब्जर्व करके कटर ने अपने रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉग दिए थे, एंड देयर वर 4 एडिशन। इसके 4 एडिशन अवेलेबल थे। सेकेंड, थर्ड एडिशन जो थे वो 1889 में पब्लिश हुए थे और 1891 में पब्लिश हुए थे रिस्पेक्टिवली। जो लास्ट 4th एडिशन था वो 1904 में पब्लिश हुआ है, आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, यानी चार्ल्स एमी कटर का जब डिमाइस हो जाता है उसके बाद वो पब्लिश होता है। रंगनाथन ने जब रूल्स फॉर अ बुक ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग्स को पढ़ा तो उसे डिस्क्राइब किया एज क्लासिक एंड इमॉर्टल, कि ये अमर है रूल्स, ये हर जगह पे फॉलो होंगे और ये क्लासिक है, यानी दे हैव अ स्टैंडर्ड टू मीट एवरी नीड ऑफ अ कैटलॉग कोड। Being a one man's creation, it has been largely apprehended intuitively, this is why RDC is whole as an egg.
ये वर्ड्स से रंगनाथन के कि RDC रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग इज़ एज होल एज एन एग। जैसे एग एक कंप्लीट होता है उसी तरीके से RDC भी एक कंप्लीट है। फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द बुक, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ पब्लिश 3 रीप्रिंट्स एंड ऑफ द 4th एडिशन। यानी 4th एडिशन अब 3 बार रीप्रिंट भी हो गया ताकि इस बुक को पॉपुलैरिटी मिले। कि कौन कौन से ईयर में वो रीप्रिंट हुआ है? 1938, 1948 एंड 1953 में। कटर्स के रूल्स को कहा गया है अ सेट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स, क्योंकि कटर ने बोला था कैटलॉगिंग जो है वो एक आर्ट है ना कि साइंस। नो रूल कैन टेक प्लेस ऑफ एक्सपीरियंस एट गुड जजमेंट, बट सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस में बी बेस्ट बी इंडिकेटेड बाय रूल्स। उनका मानना था कि कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस और गुड जजमेंट की जगह नहीं ले सकती, पर कई बारी रिज़ल्ट और एक्सपीरियंस को हम कहाँ से इंडिकेट करते हैं? अपने रूल्स के अकॉर्डिंग भी चलाते हैं। तो कटर का थॉट जो था वो ऑपोजिट था किससे? ज्यूइट से। अबाउट लीगलिस्टिक अप्रोच, वेरियस प्रिंसिपल्स हैव बीन प्रोपोन्ड बाय कटर इन हिज रूल्स। उनके कई रूल्स थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ कोलोकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन। कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना वो ज़्यादा कन्वीनियंस है एक ऐसा प्रिंसिपल रूल को बनाने के लिए कि पब्लिक के लिए, यूज़र के लिए किसी बुक को लोकेट करना, कैटलॉग को पाना, एक्सेस लेना कितना कन्वीनियंस हो सकता है। फिर कोलोकेशन इज़ रिलेटेड टू लोकेशन ऑफ कैटलॉग एज वेल एज दी रिसोर्स। फिर एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन की कैटलॉग कोड में हम किस कार्ड में हम कितना डाटा एंटर कर रहे हैं और उसकी यूनिफॉर्मिटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबल एसोसिएशन की वो किस तरीके से एसोसिएटेड है। कटर के रूल्स प्रोवाइड करता है हमें सब्जेक्ट एंट्री के साथ फॉर अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज। हिज रूल्स आर अ sound exposition of fundamentals of cataloging and should be studied by all would-be catalogers। ये माना जाता है कि जिनको भी कैटलॉगर्स बनना है तो उन्हें कटर के रूल्स और फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सो दैट्स इट। अभी तक हमें ये पता चला है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटलॉग कोड्स में स्टार्टिंग हुई थी पैनेजी के थ्रू। फिर चार्ल्स सी ज्यूइट ने अपने कई तरीके की अप्रोचेस से कैटलॉगिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जैसे क्रॉस रेफरेंस, कॉर्पोरेट बॉडी, स्यूडोनिम्स, जब वो अपना नेशनल यूनियन कैटलॉग को बना रहे थे फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज। देन कटर्स के रूल्स आए, जिन्होंने कटर के रूल्स में हमने ये पाया कि जितने भी रूल्स उन्होंने लिखे हैं कंपाइल करके, इन्फ्लुएंस होकर कई लोगों से, ग्रेट कैटलॉगर से, ये रूल्स इमॉर्टल हैं और हर कैटलॉगर को ये एटलीस्ट बहुत थॉरली पढ़ने चाहिए और समझने चाहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 4th, पर्शियन इंस्ट्रक्टर्स। इट इज़ कॉल्ड पर्शियन इंस्ट्रक्टर्स, रूल्स फॉर द अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉग्स ऑफ द पर्शियन लाइब्रेरीज, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द 2nd एडिशन बाय एंड्रयू ऑसबॉर्न। पर्शियन कैटलॉग जो था वो डेवलप किया गया था कंपाइलिंग अ यूनियन कैटलॉग फॉर जर्मन स्टेट। वो बेसिकली पहले जर्मन स्टेट की लाइब्रेरी की बुक्स को कैटलॉग्स को कंपाइल करने के लिए बनाया गया था। एक यूनियन कैटलॉग बनाया गया था। English speaking countries did not accept much, but Holland, Hungary, Switzerland, Norway, Sweden, Denmark, etc. इन सब ने पर्शियन कैटलॉग कोड को एक्सेप्ट किया फॉर डॉक्यूमेंटिंग द कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पर्शियन इंस्ट्रक्शंस क्या करते थे? शॉर्ट एंट्रीज बनाते थे एंड एडेड एंट्रीज आर मेड फॉर लिमिटेड कैटलॉगिंग। तो उन्होंने पहले तो शॉर्ट कैटलॉग्स बनाए, फिर उन्होंने बहुत ही लिमिटेड एडिड एंट्रीज भी बनाई। बट एज यू कैन सी इसमें ना कहीं कॉर्पोरेट ऑथरशिप या फिर मैनी कैटलॉगिंग अप्रोचेस को फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो पर्शियन इंस्ट्रक्शन जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे, इंस्ट्रक्शंस जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे नेचर में, बहुत ही कम रेफरेंस अलाउड थी इस कोड में,
and too many titles do not lend themselves readily to the prescribed formulas. और उनके जो formulas थे जिसमें हमें कैटलॉग कोड बनाना था, कैटलॉग को फॉर्म करना था, उसमें कई टाइटल फिट ही नहीं हो रहे थे उनके फॉर्मूलाज में. ऑलराइट, पर्शियन इंस्ट्रक्शंस जो थे 1899 में डेवलप हुए थे. नाउ द फिफ्थ इज ज़ियात्स्का कोड. के ज़ियात्स्का एक जर्मन लाइब्रेरियन थे. 1886 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था के लिंडफोर्ड को. अमेरिकन लाइब्रेरियन थे जो 1890 में. इस कैटलॉग में सिर्फ 2 चीज़ें थी, एंट्री शुड बी मेड अंडर टाइटल एंड देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट फॉर कॉर्पोरेट ऑथर. तो कॉर्पोरेट ऑथर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लाया गया. इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल के अंदर ही एंट्रीज बनाई जा रही थी ज़ियात्स्का कोड में. अरेंजमेंट ऑफ द एंट्री शुड बी अकॉर्डिंग टू ग्रामर, नॉट अकॉर्डिंग टू नेचर. जो अरेंजमेंट थी एंट्रीज की वो ग्रामर के अकॉर्डिंग थी, ना कि नेचुरल वर्ड ऑर्डर ऑफ एंग्लो अमेरिकन स्टाइल. इन्हीं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कर रहे थे ये, बल्कि ग्रामर के अकॉर्डिंग कर रहे थे. एंड्रयू ऑसबॉर्न जो था उन्होंने एडवोकेट किया था इस कोड को फॉर फॉलोइंग पॉइंट्स. उन्होंने कुछ पॉइंट्स की वजह से इसको एडवोकेट किया. प्रैक्टिकल अप्रोच थी इस कोड की बहुत ज़्यादा. प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यहाँ पे यूज़ किए गए थे. एंड वेल पोर्ट्रेट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स. कई एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो बुक के, उनको इस कैटलॉग कोड में अच्छे से पोर्ट्रे किया गया था. सो दीज वर द अर्लियर वंस. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 6th एंग्लो अमेरिकन कोड. इट वॉज डेवलप्ड इन 1908. इसे और क्या कहा जाता है, कैटलॉगिंग रूल्स, ऑथर एंड टाइटल एंट्रीज. इसे कंबाइन किया गया था 2 कमिटीज़ के थ्रू, लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड ALA. ये कोड जो था पब्लिश हुआ था एज अमेरिकन एंड ब्रिटिश एडिशन में. अमेरिकन लाइब्रेरीज कौन से रूल्स को ज़्यादा फॉलो करती थी, ड्यूई के रूल्स को, कटर के रूल्स को एंड ALA के रूल्स को. बट फिर उन्होंने किसको प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया, एंग्लो अमेरिकन कोड को. ऐसे ही ब्रिटिश लाइब्रेरी क्या करती थी, पहले BM रूल्स को, LA रूल्स को और बोडलियन रूल्स को प्रायोरिटी देती थी. बट अब वो किसको यूज़ करने लगी, एंग्लो अमेरिकन कोड को. फिर अमेरिकन और ब्रिटिश लाइब्रेरीज़ के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, एक जॉइंट कोड का क्या हुआ, पब्लिश किया गया. कहाँ पे, 1908 में, जिसके रिप्रेजेंटेशंस किसने दी थी, LA जेस्ट एंड हेनरी गपी ने फ्रॉम ब्रिटिश लाइब्रेरीज़ एंड मेलविल ड्यूई ने अमेरिकन लाइब्रेरीज़ की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था. इनिशियली AAC में आपके 174 रूल्स थे रिलेटेड टू एंट्री, हेडिंग एंड डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग फॉर ऑथर एंड टाइटल. फिर कटर की रूल्स से इन्फ्लुएंस होने के बाद पर्शियन इंस्ट्रक्शंस, ब्रिटिश म्यूज़ियम कोड एंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स को AA यानी एंग्लो अमेरिकन कोड को एम्फसाइज़ किया गया कॉर्पोरेट ऑथरशिप पे एंड डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सोसाइटी. कुछ स्मॉल लाइब्रेरीज़ के लिए कोड जो था इतना यूज़फुल नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कोड था, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी. और इस कोड में अल्फ़ाबेटाइजेशन के लिए कोई रूल्स नहीं थे. तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैटलॉग कार्टोग्राफिक मटीरियल यूजिंग AA. जो कार्टोग्राफिक मटीरियल होता है आपका, जो मैप्स होते हैं उनको हम कार्टोग्राफिक मटीरियल कहते हैं. तो इस वजह से ड्यू टू मैनी क्रिटिसिज्म एंड आउटब्रेकिंग ऑफ वॉर, ALA alone started publishing this catalog. A separate rule for description was published in 1949 by Library of Congress as rules for descriptive cataloging.